नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप ही के सवाल पूछे गए हैं बहुत सारे इम्प्लांट के ऊपर। जो मेरा मैंने वीडियो डाला था, डेंटल इम्प्लांट मत कराओ, सेफ है कि नहीं है। तो ये जो मैंने वीडियो डाला था इम्प्लांट के ऊपर, उस पर आपने भर भर के कमेंट किए हैं, बहुत सारा प्यार दिखाया है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मेरे को बहुत जेन्युइन क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चंस लगे हैं जो आपने मुझसे पूछे हैं। तो देखिए, बहुत सारे सवाल हैं, तो सबका एक एक करके मुझे जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सवाल हैं, कमेंट्स बहुत सारे आए हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं ना, तो उनका अलग अलग ढंग है पूछने का, लेकिन जो सवाल है वो एक ही है। तो मैंने जो है कुछ लिस्ट तैयार किया है। तो सारे सवाल, जैसे मैं आपको बताऊं कि पहला सवाल जो है वो है, इम्प्लांट करवाते समय दर्द होता है कि नहीं। अब इसको कई लोगों ने डिफरेंट तरीके से पूछा है। कि पहले सवाल ये पूछा गया है कि मेरा दांत नहीं है, मुझे दांत लगवाना है, क्या इसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी। पहला। दूसरे ने बोला कि मैंने इम्प्लांट करवाया है, मेरे को बहुत दर्द हुआ। तीसरा पूछता है कि सर, डायरेक्ट पूछ लिया कि इम्प्लांट करवाते समय दर्द होता है कि नहीं होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल और भी पूछे गए हैं। तो मैंने ना बहुत सारे सवाल को जो उनका जो क्वेश्चन है मेन है, वो मैंने एक एक उठाया है। तो उसका जवाब क्योंकि एक ही है, बहुत सारे सवाल हैं, जवाब एक ही है। तो अगर मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं और उनके जो सवाल हैं उनका मैं जवाब सही तरीके से दे पाऊं, तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि क्या इम्प्लांट करवाते समय पेन होता है कि नहीं, दर्द होता है कि नहीं। तो इसका जवाब ये है कि हर आदमी का जो दर्द झेलने की जो क्षमता है ना, वो सबकी अलग अलग होती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हल्का सा भी चोट लग जाए उनको झेल नहीं पाते हैं, उनको दर्द बहुत होता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको दर्द हो रहा होता है, लेकिन आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से आप बता ही नहीं सकते कि उनको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनको पूछना पड़ता है कि सर आपको दर्द हो रहा है, तब वो बताते हैं हाँ दर्द हो रहा है। ऐसे आप पहचान ही नहीं पाओगे। तीसरे पेशेंट वो होते हैं जिनको दर्द अच्छा खासा हो रहा हो और वो एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा खासा करते कि हाँ। तो देखिए, इम्प्लांट जब हम लोग करते हैं ना, तो उसमें लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं, सुन करने वाला इंजेक्शन लगाते हैं। अगर आपका सुन करने वाला इंजेक्शन सही तरीके से लगा है तो इम्प्लांट करते समय दर्द नहीं होता है। अगर आप में इम्प्लांट हो रहा है और आपको पेन हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो सुन करने वाला इंजेक्शन है वो सही तरीके से नहीं लगा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम ड्रिल करते हैं, बोन के अंदर वाइब्रेशन होता है, तो उसमें फीलिंग आती है कि हाँ कुछ हो रहा है, हल्का फुल्का एहसास होता है। लेकिन पेन जो होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेन हो, क्योंकि अगर इंजेक्शन अच्छे तरीके से लगा दिया गया है, लोकल एनेस्थीसिया, तो पेन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, इम्प्लांट कर लिया है उसके बाद जो है आपको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, पेन किलर दिया जाता है कि इम्प्लांट करने के बाद दर्द होता है कि नहीं होता है। तो जी हाँ, आप कोई भी सर्जरी करवाओगे उसके बाद आपको एंटीबायोटिक और पेन किलर दिया जाता है। जैसे कि आप नॉर्मल एक्सट्रैक्शन भी करवाते हैं, दांत भी निकलवाते हैं, तो उसके बाद आपको एंटीबायोटिक और पेन किलर देते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि आपको हल्की सी रेडनेस, स्वेलिंग आ सकती है, चेहरे पे हल्की फुल्की सूजन आ सकती है, तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक और पेन किलर दिया जाता है। लेकिन वो 3-4 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है। कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, डेंटिस्ट आपको बताएगा, आप उसको अच्छे से फॉलो करिए, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से काम करवाते हैं, इम्प्लांटोलॉजिस्ट से करवाते हैं, करते समय आप ये देखिए कि उस डॉक्टर ने कितने इम्प्लांट किए हैं, कितना एक्सपीरियंस है उसे काम करने का। अगर एक आप अच्छे डॉक्टर से इम्प्लांट करवाएंगे तो 100% मैं श्योरिटी आपको ये देता हूं कि आपको दर्द नहीं होगा। अगला सवाल ये है कि क्या इम्प्लांट करवाने के बाद हम MRI करवा सकते हैं, क्या ये सेफ है। इसका एक जवाब ये है कि आप
बिल्कुल निश्चिंत होकर के बिना डर के आप एमआरआई करवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आप चाहे 1 इम्प्लांट करवाइए, चाहे 6 इम्प्लांट करवाइए, चाहे 4 इम्प्लांट करवाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप आराम से एमआरआई करवा सकते हैं, क्योंकि जो इम्प्लांट होता है किस मटेरियल का बना होता है, टाइटेनियम का बना होता है, जो कि एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल है। उससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। हाँ, ये चीज देखी गई है कि हेड और नेक पोर्शन में जब उसकी इमेज आता है तो हल्का सा आर्टिफैक्ट आता है, हल्का सा ब्लर वाला इमेज आता है। तो एक ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपकी शरीर में इम्प्लांट पड़ा है और उससे एमआरआई से कोई इफेक्ट आ जाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से एमआरआई करवा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में एक सवाल ये भी पूछा गया है एक जन से कि उनकी उम्र जो है 37 ईयर्स ओल्ड है और उनके कुछ जगह दांत नहीं है, और जहां पे दांत नहीं है, जो टूथ नहीं है, वहां पे बोन बहुत कम है, और जो थोड़े बहुत दांत बचे हैं ना, वो भी हिल डुल रहे हैं। वो उनको ब्लड शुगर भी है, वो डायबिटिक के पेशेंट भी है। तो उनका सवाल ये है कि क्या उनमें इम्प्लांट हो सकता है। देखिए, इसका जवाब ये है कि इम्प्लांट को चाहिए क्या। इम्प्लांट को सिर्फ 2 चीज चाहिए, एक चाहिए हड्डी, बोन, और एक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन ठीक होनी चाहिए। उसके लिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो अगर ये दोनों चीज ठीक है तो इम्प्लांट आराम से हो सकता है। पेशेंट को क्या है, ब्लड शुगर है, डायबिटिक पेशेंट है। अगर उसको ब्लड शुगर लेवल जो है उसका बहुत ज्यादा है, उसका HbA1c बहुत ज्यादा है, जो 3 महीने का एवरेज करवाते हैं, बहुत ज्यादा है, तो भाई सबसे पहले उसको ठीक करें। हर किसी को, हर तीसरे चौथे पेशेंट को ब्लड शुगर है। अगर वो टाइमली दवाई खा रहा है, अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन अच्छे से कर रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप इम्प्लांट आराम से करवा सकते हैं। दूसरा उनका ये सवाल था कि भाई बोन हमारी बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो क्या इम्प्लांट पड़ सकता है। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमें एक OPG चाहिए होता है और एक CBCT चाहिए होता है। तो CBCT में ये हो जाता है कि स्कैनिंग होती है, उसमें ये पता लग जाता है कि भाई बोन की क्या कंडीशन है, बोन की डेंसिटी कितनी है, बोन कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, जो नर्व होती है वो कितनी दूर है, साइनस कितना दूर है, वो सब कंडीशन उसमें पता लग जाती है। तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई इम्प्लांट कौन सा करना है। एक नॉर्मल कन्वेंशनल इम्प्लांट आता है, और एक आजकल आ गया है कॉर्टिकल इम्प्लांट आ गया, जिसे हम बेसल इम्प्लांट भी बोलते हैं। बेसल इम्प्लांट वहां पर किया जाता है जहां पे हड्डी कम होती है, जहां पे नॉर्मल कन्वेंशनल इम्प्लांट नहीं हो सकता है, वहां पे बेसल या कॉर्टिकल इम्प्लांट किया जाता है। तो इम्प्लांट तो आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ये बहुत ज्यादा पूछा गया है कि ब्लड थिनर अगर कोई पेशेंट ले रहा है, कोई पर्सन ले रहा है, तो क्या वो उसमें इम्प्लांट हो सकता है। बिल्कुल इम्प्लांट करवा सकता है वो पेशेंट। उसको करना क्या होगा, जिस दिन इम्प्लांट होता है उसके पहले 72 आवर्स पहले उसको ब्लड थिनर बंद करना पड़ेगा। लेकिन बंद करने से पहले जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है ब्लड थिनर, उससे पहले कंसल्ट करिए, उससे बात करिए कि सर मेरा सर्जरी होना है, इम्प्लांट पड़ना है, मुझे इसको बंद करना है 3-4 दिन, क्या बंद करने से मेरे को कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर डॉक्टर बोलता है नहीं आप बंद कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप बंद कर दीजिए 3 दिन पहले। उसके बाद आप इम्प्लांट करवाइए, इम्प्लांट करने के बाद आप ब्लड थिनर को वापस कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना है। अच्छा, ये एक सवाल ये भी बहुत पूछा गया है कि इम्प्लांट करवाने के बाद हमें क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली खाने के ऊपर। अगर वेजिटेरियन है तो क्या चीज खानी चाहिए, नॉन वेजिटेरियन है, नॉनवेज जो खाते हैं तो उनको क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब है कि आपको क्या क्या चीज नहीं खानी है। सबसे पहला, हार्ड चीज अवॉइड करनी है, जो कड़ी चीज होती हैं उसे काटना बंद कर दीजिए, ठीक है, अवॉइड करिए। दूसरी चीज, स्टिकी फूड, जो चिपचिपा खाना होता है, जो आपके दांतों में अक्सर चिपक जाता है, उसे अवॉइड करिए। कुरकुरी चीज होती हैं उसे अवॉइड करिए, जैसे स्नैक्स हो गए ना, कुरकुरी चीज होती है, उसे अवॉइड करिए। देखिए, हम खाने से मैं मना नहीं कर रहा कि आप नहीं खाइए, आप खा सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि आपने कोई नई गाड़ी खरीदी है, अगर आप उसको गड्ढे में कुदाएंगे, स्पीड ब्रेकर पे एकदम तेजी से ले जाएंगे, सर्विस नहीं करवाएंगे, तो कितना गाड़ी चलेगी। आप महंगी सी महंगी गाड़ी ले लीजिए, न्यू ब्रांड गाड़ी शोरूम से लेके चले आइए, गड्ढे में कुदाते रहेंगे तो भाई वो गाड़ी नहीं चलेगी ज्यादा लंबा।
अगर आप गड्ढे में कम कुदाएंगे, टाइमली सर्विस कराएंगे, अच्छे से रखेंगे, अच्छे से साफ सुथरा मेंटेन करके रखेंगे, तो भाई गाड़ी सालों साल लंबी चलेगी, आपको कभी भी वो धोखा नहीं देगा। तो वही इम्प्लांट पे भी है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से टेक केयर करोगे, अच्छे से खाना खाओगे, सॉफ्ट चीजें, सेमी सॉलिड चीज आराम से खाओगे, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी है। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि अभी मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा है। बिल्कुल आप लोग जो सवाल पूछते हो ना, सवाल बहुत अच्छे लगते हैं कि जो सवाल आप लोग पूछते हो ना, बहुत बढ़िया है। मतलब टॉपिक, उस पर टॉपिक बनाने वाला है यूट्यूब पर। तो मैं इस जो टॉपिक के ऊपर, क्या चीज खानी चाहिए, क्या चीज नहीं खानी चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए, इस पर मैं एक वीडियो बिल्कुल बना दूंगा। एक हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था कमेंट सेक्शन में कि भाई सीओडी के पेशेंट में इम्प्लांट हो सकता है कि नहीं। बहुत लोगों को सीओडी नहीं पता क्या होता है। सीओडी का मतलब होता है सीमेंटो ऑसियस डिस्प्लेसिया। इसमें क्या होता है, जो बोन जो होता है वो काफी ज्यादा फाइब्रस होता है, सीमेंटम जो होता है बहुत ज्यादा कमजोर होता है, ब्लड की सप्लाई बहुत कम होती है, हीलिंग की जो टेंडेंसी होती है बहुत ज्यादा स्लो होती है। तो क्या इस केस में हम इम्प्लांट कर सकते हैं? नहीं, इम्प्लांट नहीं कर सकते हैं। इम्प्लांट फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। भाई आपने इम्प्लांट डाल दिया, तो इम्प्लांट और बोन के बीच में जब फ्यूजन अच्छे से नहीं होगा, ब्लड सप्लाई वहां पे नहीं होगी, हीलिंग बहुत कमजोर होगी, बोन ज्यादा अच्छी नहीं है, तो भाई जब बोन अच्छी नहीं है, हीलिंग नहीं होगी, तो जुड़ाव भी तो अच्छा नहीं होगा ना। तो इम्प्लांट और बोन के बीच में जब फ्यूजन नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा, तो इम्प्लांट टिकेगा नहीं, वो फेल हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि सीओडी के केस में इम्प्लांट मत करवाइए। अगला सवाल ये पूछा गया है मुझसे कि भाई अल्कोहल पी सकते हैं इम्प्लांट करने के बाद? देखिए, पीने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, जिसको पीना है वो पिएगा, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन इम्प्लांट पड़ता है, जिस दिन इम्प्लांट डाला जाता है आपके जॉ बोन में, आपको कुछ समय के लिए अल्कोहल नहीं पीना है। अगर आप अल्कोहल पिएंगे तो सबसे पहली चीज ऑस्टियो इंटीग्रेशन, जो एक प्रोसेस है बोन और इम्प्लांट के बीच में जो फ्यूजन होता है, जुड़ाव होता है, वो प्रॉपर नहीं होगा। पहला, घाव सही से भरेगा नहीं, आपको पेन होगा, स्वेलिंग होगा, ठीक है, हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो इम्प्लांट फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको अल्कोहल अगर पीना है तो जब फ्यूजन अच्छे से हो जाए, इम्प्लांट और बोन के बीच में जुड़ाव अच्छे से हो जाए, उसके बाद आप पिए, आपको रोक कोई नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जब अगर आपने इम्प्लांट करवाया है, जो ड्यूरेशन डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको इतने महीने वेट करना पड़ेगा, इतने महीने आपको कुछ खाना पीना नहीं है, ये चीज नहीं करनी है, तो प्लीज मत करिए। अगर आप करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, इम्प्लांट फेल हो जाएगा, किसका नुकसान होगा? आपका ही होगा। अगला कमेंट में ये सवाल आता है कि अर्थराइटिस के केस में हम इम्प्लांट कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, अर्थराइटिस के केस में आप इम्प्लांट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होती हैं। जैसे एक जिसने कमेंट किया है, मतलब कि जो सब्सक्राइबर जिन्होंने कमेंट मुझे किया है, कि वो बोले कि मुझे अर्थराइटिस था, अब मेडिकेशन बंद हो गया है, अर्थराइटिस ठीक हो गया है, क्या हम इम्प्लांट करवा सकते हैं? जी हाँ, आप इम्प्लांट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपको अर्थराइटिस है और आप ये चीजें ले रहे हैं, कौन कौन सी चीजें? पहला, अगर आपकी कोई मेडिकेशन अर्थराइटिस से रिलेटेड चल रही है तो इम्प्लांट तब मत करवाइए। दूसरा, अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, मत करवाइए। अगर आप कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग ले रहे हैं तो इम्प्लांट मत करवाइए, हीलिंग प्रॉपर नहीं होगा। और अगर आपको करंट पेन है, मतलब कि अगर आपको दर्द हो रहा है अर्थराइटिस के केस में, तब आप इम्प्लांट मत कराइए। जब आपका पेन फ्री हो जाए, जब आपको स्टेरॉइड ना खाना पड़े, जब आप इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग ना ले, तब आप इम्प्लांट आप करवा सकते हैं। एक सवाल ये भी आता है कि इम्प्लांट का कितना खर्चा आता है। तो देखिए, इम्प्लांट की कॉस्टिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर का कितना एक्सपीरियंस है, किस एरिया में है डॉक्टर। तो एरिया, एक्सपीरियंस, इन सब पे भी डिपेंड करता है। कौन सी क्वालिटी का इम्प्लांट डालना है, बहुत सारे इम्प्लांट आते हैं, अलग अलग कंपनी के आते हैं,
तो उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, लेकिन एक अप्रॉक्स मैं आपको रेंज बता देता हूं, वो लगभग 20,000 से लेके या फिर 15,000 से लेकर के 30,000 के बीच में रेंज करता है। एक सवाल ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है कि क्या दोबारा इम्प्लांट हम कर सकते हैं उसी जगह पे जहां पे पहला इम्प्लांट फेल हो चुका है? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल आप इम्प्लांट दोबारा कर सकते हैं उसी जगह पे जहां पे पहले इम्प्लांट फेल हो चुका है। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसमें करना क्या होता है, जब इम्प्लांट फेल हो जाता है, जिस टाइम इम्प्लांट फेल हो जाता है, तो अगर आप प्लान करते हैं सेकेंड इम्प्लांट के लिए, तो इम्प्लांट जब फेल हो जाएगा तो वहां पे गड्ढा बन जाएगा ना बोन के अंदर, तो उस गड्ढे को प्रॉपर हील होने में, नया बोन बनने में टाइम लगता है। तो आप वहां पर क्या करिए, अच्छे से उस एरिया को क्लीन करिए, वॉश करिए और वहां पे बोन ग्राफ्ट डालिए, बोन ग्राफ्टिंग करिए और उसे कुछ महीने के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि नई बोन बनेगी, अच्छी क्वालिटी की बोन बनेगी और आप सेकेंड बार इम्प्लांट वहां पे प्लेस कर सकते हैं। अगला सवाल ये एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे कमेंट करके ये पूछा है कि इम्प्लांट हो गया है, उसके बाद प्रेगनेंसी हो गई है, उसके बाद जब कैप लगाने का बारी आएगा, जब नंबर आएगा, तो क्या हम कैप लगवाएं कि नहीं लगवाएं? क्या कैप लगाने के बाद हमें पेन किलर, एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी? क्या करवाना सेफ है कि नहीं? तो देखिए, आपने इम्प्लांट करवा लिया, मतलब कि मेजर चीज आपने करवा ली है। जब फ्यूजन का समय होता है इम्प्लांट और बोन के बीच में, तब आपने करवा लिया है, इम्प्लांट हो गया है, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी हो गई है, तो कोई भी डरने की बात नहीं है। कोई इतनी बड़ी सर्जरी नहीं होती है, बहुत छोटा सा चीज होता है। आप प्रेगनेंसी अगर आपकी हो गई है तो उसके बाद भी आप कैप लगवा सकते हैं, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर पे हैं तो बिल्कुल सबसे सेफेस्ट टाइम होता है। डेंटिस्ट जो है ज्यादातर यही समय प्रेगनेंसी में प्रेफर करता है काम करने के लिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें काम नहीं करवाना चाहिए। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें आप आराम से काम करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इम्प्लांट किस एज में करवाना सही है, मतलब कि इम्प्लांट हम किस एज में करवाए तो ज्यादा बेटर है? कोई एज है हम, या फिर कोई भी एज में इसे करवा सकते हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में कई लोग लिखे हैं कि 50 साल के पहले आप इम्प्लांट करवा लीजिए, सही है। आप अगर सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए डेंचर सही है। तो इसका जवाब है कि आप इम्प्लांट कभी भी किसी भी एज में करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि सीनियर सिटीजन है उसमें आप डेंचर पहनिए, इम्प्लांट आपके लिए नहीं है, गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 80 साल के पेशेंट में भी इम्प्लांट किया है और 6-7 साल हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो खाना आराम से खा रहे हैं, उनको कोई भी टेंशन नहीं है। इम्प्लांट को क्या चाहिए? सिर्फ 2 चीज, हड्डी अच्छी होनी चाहिए और मेडिकल कंडीशन ठीक होनी चाहिए। अगर दोनों चीज फुलफिल हैं, ठीक है, तो इम्प्लांट आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ये आता है, हमने दांत निकलवा दिया है तो कितने दिनों के बाद हम इम्प्लांट करवा सकते हैं? तो इसका जवाब है कि इमीडिएट इम्प्लांट भी कर सकते हैं। जैसे ही आपने जिस दिन दांत निकलवाया उसी दिन हमने इम्प्लांट वहीं पे प्लेस कर दिया, आप वो भी करवा सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। दूसरी चीज, अगर आपने दांत निकलवा दिया है तो कितने महीने वेट करना पड़ेगा? तो मिनिमम कम से कम 3 महीना आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, ठीक है, तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि जो बोन फॉर्मेशन का जो समय है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जहां आपका 3 महीने में सही होना था वो 4 से 6 महीना लग जाएगा, उसके बाद आप करवा लीजिए। तो लगभग बोन फॉर्मेशन होना चाहिए, डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है। और भी बहुत सारे कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं, लेकिन जो ये सवाल है बहुत ज्यादा कॉमनली पूछे गए हैं मुझसे, तो मैंने छांटे थे, तो इनका जवाब मैंने दिया है। आशा करता हूं कि जो मेरे जवाब हैं आपको थोड़े से ठीक लगे होंगे।
अगर आपको और कोई सवाल मुझसे पूछना है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, तो मैं इसी तरह जो है वीडियोस बार बार लाता रहूंगा और उसमें आपके जो सवाल है उनका जवाब देता रहूंगा। अगर आपने यहां तक मेरा वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।